चलो बातचीत में हाँ, क्या टॉपिक है हमारा? जी और समष्टि पढ़ रहे हैं हम। उसके अंतर्गत जो आज टॉपिक है हमारा क्या है? तापक्रम के ऊपर जंतुओं, तापक्रम का जंतुओं के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। अब आप लोग बताओगे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या पड़ता है? जैसे हम खुद भी तो एक जंतु ही है, तो क्या प्रभाव होता है? बस कुछ नहीं है। सर्दियों में हम ठंडा खाते पीते हैं, ये तो हमारे खाने पीने की आदतें बदल जाती हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, ज़्यादा तो क्या मालूम पड़ेगा, सर्दियों के दिनों में हम खाते हैं और सब पचा भी जाते हैं और भूख भी ज़्यादा लगती है। अब आई रही है सर्दियाँ, करा है नोटिस? और गर्मी के दिनों में आप खा लो दिखे एक्स्ट्रा, क्या होगा? हड्डी डकारे आएगी और बहुत ज़्यादा खाया तो उल्टियाँ होगी, तबीयत खराब होगी। जबकि सर्दियों में ये नहीं होता है। तो ऐसा क्या है, हमारी जो पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव होता है। जो जठराग्नि है वो सर्दियों के दिनों में क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम कुछ भी पत्थर खाओ वो भी पचा लेंगे, हालांकि नहीं होगा ऐसा। तो मतलब तापमान के ऊपर, तापमान का हमारे पाचन क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी तरह प्रकृति में कई सारे जीव हैं जिनकी क्रियाओं के ऊपर तापक्रम का प्रभाव होगा। ठीक, तो आज हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लांट की बात नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? शरीर के अंदर होने वाली अपचय और उपचय दोनों क्रियाओं को हम एक साथ क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। अब कोई सा भी जीव हो, ठीक है, हमारे सभी के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। और आपने एक लाइन पढ़ी है कि सभी प्रोटीन तो एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी एंजाइम में सभी की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, तो लिखा है हमने कि शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम आवश्यक होते हैं और सभी एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन होती है। अब ये जो एंजाइम है ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। यानी इनको जो काम करना है इस टेम्परेचर के बीच में वो काम बहुत अच्छा होगा। अब इस टेम्परेचर से कम तापमान हुआ तो भी क्या होगा? एंजाइम क्रियाशील नहीं होंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा तापमान हो गया तो एंजाइम भी क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमको मालूम है कि सामान्य से अधिक तापमान मिलने पर प्रोटीन की जो संरचना है वो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। अब वो उसका शरीर ही विकृत हो गया, खुद ही मरने की कगार पर आ गया, तो वो क्या क्रियाएं करेगा? नहीं करेगा। तो सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ जाती है या कभी कभी तो होती भी नहीं है। तो ये है तापमान का, इसके ऊपर प्रभाव उपापचयी क्रियाओं के ऊपर। ठीक है, लिखा है कि अधिक तापमान पर एंजाइम क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरी क्रिया देखिए, वृद्धि एवं परिवर्धन के ऊपर प्रभाव। अब कई बार क्या होता है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो जीव जो ग्रोथ कर रहे हैं उनकी जो वृद्धि हो रही है वो भी क्या होती है? कम ज़्यादा होती है। यदि सही तापमान मिला तो वो प्रॉपर ग्रोथ करेंगे, नहीं तो या तो वो नष्ट हो जाएंगे या वो अविकसित रह जाएंगे। ठीक, ये क्या कहलाता है? वृद्धि और परिवर्धन। यानी जो उम्र के साथ जो परिवर्तन आना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो क्या होगी? नहीं होगी। तो यहाँ हमने उदाहरण दिया है किसका? ट्राउट मछली का। आप देखिए ट्राउट मछली के जो अंडे हैं वो 8 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। कितना डिग्री? 8 डिग्री। लेकिन
अब यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, वयस्क की, यानी अंडे से क्या निकला, लार्वा निकला, ग्रोथ हुई उसकी, ठीक। लेकिन जब वो वयस्क अवस्था में आ गया तो तापमान क्या हुआ, यदि 10 से कम हुआ तो वो वयस्क क्या होगा, वृद्धि ही नहीं करेगा या फिर क्या होगा, मर जाएगा। तो यहीं देख लो आप कि वही मछली है, उसका एग तो 8 डिग्री सेल्सियस पे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसका जो एडल्ट जीव है वो 10 से कम हुआ तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, या उसकी ग्रोथ ही क्या होगी, रुक जाएगी। क्लियर है। तो सभी के डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, एक निश्चित तापमान आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला लिखा हमने, प्रजनन के ऊपर प्रभाव। ये जितनी भी जीवों की जनन कोशिकाएं हैं वो एक निश्चित तापमान के ऊपर ही क्या होती है, क्रियाशील रहती है। लिखा है हमने, ये जनन कोशिकाएं एक निश्चित तापमान के ऊपर एक्टिव रहती है, क्रियाशील होती है, या उनके द्वारा क्या होता है, गैमेट का निर्माण होगा, मेल तो मेल गैमेट, फीमेल तो फीमेल गैमेट। लेकिन अब गैमेट के परिपक्व होने के लिए भी क्या चाहिए, एक निश्चित तापमान चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा तापमान होगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर गैमेट का निर्माण ही नहीं होगा, या हुआ भी तो वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होंगे और क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये लिखा कि परिपक्व गैमेट होने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, उससे ज़्यादा तापमान होगा तो गैमेट क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखो, लिंग अनुपात के ऊपर प्रभाव, यानी कुछ, सबके अंदर नहीं, यदि तापमान कम रहा, हर जाति विशेष की अलग अलग होती है। हमने 2 का नाम लिया है, रोटीफर्स और डेफनिया। चाहे हम हो, जानवर हो या कोई भी हो, प्रकृति में 2 जीव बने हैं, मेल और फीमेल, उसका जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए, तभी प्राकृतिक संतुलन बना हुआ रहेगा। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, यदि कम तापमान है तो एक विशेष प्रकार के जीव ही सारे बनेंगे, मेल है तो सारे मेल ही बन जाएंगे, या तापमान अधिक है तो सब क्या बन जाएंगे, फीमेल। यानी हर जीव विशेष के लिए अलग अलग होता है, किसी में कम तापमान पर फीमेल ही फीमेल बन जाएगी और किसी में मेल ही मेल बन जाएंगे। तो जो उस जाति विशेष का रेशो है वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। इसलिए तापमान अधिक होने के कारण मेल और फीमेल रेशो क्या हो जाता है, असंतुलित। और ये किसमें स्टडी किया गया, रोटीफर्स और डेफनिया के अंदर, ठीक है। अब आगे आइए आप लोग, ताप प्रेरित संरचनात्मक प्रभाव। अब जीव एक ही है लेकिन उसके अंदर क्या होगा, सर्दियों में अब तापमान के कारण भी जीव के अंदर क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किसका उदाहरण लिया है, हाँ चलो यहाँ है ना। अब तापमान के कारण जीवों के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं शारीरिक। जैसे डॉग की एक वैरायटी की बात करें, या आपने कभी पहाड़ी क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों के कुत्ते या जानवर देखे हैं, कैसे होते हैं, हाँ फर वाले होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। मतलब अपने यहाँ के तो क्या लगेंगे, उनके आगे बच्चे, या बहुत यूँ लगेंगे कि बहुत कमज़ोर है, और वो काफ़ी हष्ट पुष्ट रहते हैं और बड़े भी दिखते हैं। तो वो संरचनात्मक परिवर्तन आ रहा है, किसके कारण, तापमान के कारण। तो उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्रों के जो जीव हैं वो कैसे हो जाते हैं, आकार में छोटे होते हैं और कम समय तक जीवित रहते हैं। लेकिन ठंडे क्षेत्रों के जो जीव हैं वो आकार में गर्म क्षेत्रों वाले जीवों की तुलना में बड़े होते हैं और लंबे समय तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वृद्धि और उपापचयी क्रियाएं कम तापमान के कारण क्या होती है, धीमी गति से होती है। जिन जीवों में जितनी तेजी से उपापचयी क्रियाएं होगी वो जीव उतनी ही जल्दी मरेंगे, उतनी ही जल्दी नष्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ड्रोसोफिला हमने जेनेटिक्स में पढ़ा ही है, ड्रोसोफिला की आँखों का रंग
अब ड्रोसोफिला के जो नेत्रों का रंग है और आकार है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तापमान के ऊपर। तापमान कम या ज़्यादा होगा तो जिस समय जो ड्रोसोफिला का जन्म हो रहा है तो एक की आँख का कलर नीला होगा, एक की आँख का कलर लाल हो सकता है, अलग अलग तापमान के कारण। जबकि है वो ही एक ही ड्रोसोफिला। यदि वो सर्दियों में अंडे दे रही है तो उनसे जो लार्वा और मक्खियाँ बनेगी वो अलग कलर की मक्खियाँ, उनकी आँखों का कलर और आकार अलग होगा। और गर्मियों में यदि होता है तो उनकी आँखों का कलर और शरीर का आकार क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी एक ही जीव है लेकिन तापमान के कारण उनमें क्या आ गए? संरचनात्मक परिवर्तन आ गए। फिर इधर कहाँ है? हाँ, फिर डेफनिया है जो एक प्लैंटन है, प्लवक है। इसके शरीर का आकार हर मौसम में क्या हो जाता है? अलग अलग। अब यहाँ पर मैंने 3 मौसम लिखे हैं कि सर्दियों में इस डेफनिया का सिर कैसा होता है? गोलाकार होता है। लेकिन बसंत ऋतु आती है तो उसके सिर के ऊपर एक और गोलाकार उभार उत्पन्न हो जाता है। सिर तो है ही लेकिन एक गोलाकार अतिवृद्धि और दिखाई देने लगती है। और ये गर्मियों के दिनों में उसके सिर का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा। अब जीव एक ही है लेकिन हर मौसम में उसके सिर के आकार में क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। इस तरीके से तापमान का प्रभाव सभी जीवों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ठीक है।